हर सीरियल किलर के पास एक चेहरा होता है, एक ऐसा चेहरा जो दुनिया को धोखा दे सके। कुछ लोग अपनी असलियत छुपाने के लिए मास्क पहनते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी को ही एक मास्क बना लेते हैं। साल 2025। जयपुर से लगभग 82 किलोमीटर दूर दौसा के गुरहा कटला गांव में स्थित रामेश्वर धाम। यहाँ के मुख्य पुजारी 65 साल के संत दयादास सुबह शाम मंदिर में आरती और पूजा करते और बीच बीच में अपने भक्तों को प्रवचन सुनाया करते। धीरे धीरे आसपास के गांव से लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ने लगी। लोग सिर्फ सुनने नहीं, महसूस करने आते थे। एक ऐसी शांति, एक ऐसा विश्वास जो उन्हें कहीं और नहीं मिलता था। रामेश्वर धाम का माहौल कुछ महीनों से सुनसान पड़ा हुआ था, जैसे उसने अपनी पहचान खो दी हो। लेकिन संत दयादास के आते ही सब कुछ बदलने लगा। आश्रम में फिर से एक जीवन लौट आया। बाकी संतों के मुकाबले दयादास पर लोगों का भरोसा तेज रफ्तार से बढ़ने लगा, क्योंकि वो सिर्फ धर्म की बातें ही नहीं करते, बल्कि अपने भक्तों की बीमारियों का इलाज करने का दावा भी करते थे। पथरी हो, टीबी हो या और कोई गंभीर रोग, लोगों के लिए दयादास धीरे धीरे एक संत से बढ़कर एक उपचार देने वाले बनने लगे। मंदिर के परिक्रमा मार्ग को एक छोटे से इलाज केंद्र में बदल दिया गया। 4-5 बेड, वाईफाई, एयर कंडीशनर, खाने के लिए गैस, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और दवाइयों का इंतजाम, सब कुछ मौजूद था। और इन सब के बीच हर मरीज से 1000 रुपए की फीस लेकर दयादास उनका इलाज करने लगे। बुजुर्ग और मजबूर लोग जिन्हें सहारे की जरूरत थी, धीरे धीरे इस आश्रम का हिस्सा बनते गए। बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए दयादास ने मंदिर के पास ही श्री बालाजी वृद्धा आश्रम बनाने का भी ऐलान कर दिया। एक ऐसा स्थल जहां हर सुविधा मिलेगी, जहां लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजार सके। उम्मीदों का एक नया घर तैयार हो रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, शायद ज्यादा ही ठीक। लेकिन भक्ति और विश्वास से भरा यह माहौल एक पल में ही डर और बेचैनी में बदलने वाला था। 19 मई 2025। रोज की तरह आश्रम में भीड़ लगी थी। संत दयादास अपने भक्तों को प्रवचन सुना रहे थे और लोग उनकी बातों में पूरी तरह डूब चुके थे। तभी अचानक मंदिर के अंदर पुलिस घुस आई। किसी को समझ आने से पहले ही पुलिस ने दयादास को पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी। अपने बाबा को इस तरह ले जाते देख वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ बढ़ने लगी। लोग पुलिस के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। आवाजें तेज हो रही थी, सवाल बढ़ रहे थे। लेकिन फिर पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनते ही सब कुछ बदल गया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल में बसा भरोसा टूटने लगा और जिस भीड़ ने अभी तक पुलिस का रास्ता रोका हुआ था, वही भीड़ धीरे धीरे खामोशी से हटने लगी। दयादास, जिसे अब तक लोग एक संत, एक उपचार देने वाले गुरु के रूप में देख रहे थे, वो असल में कोई संत नहीं, बल्कि डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर एक सीरियल किलर था। एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे छुपा हुआ सच इतना घिनौना था कि उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द चिलिंग केस ऑफ डॉक्टर डेथ। साल 1995। राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के बांदीकुई शहर में रहने वाले डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा के लिए वो दिन जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। सालों की मेहनत और लोन लेकर जमा किए गए 11 लाख रुपए उन्होंने अपने नए बिजनेस की शुरुआत में लगा दिए थे। उस वक्त के 11 लाख आज के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए के बराबर थे। अलीगढ़ के पुरानी इस्माइलपुर गांव में रहने वाले शर्मा फैमिली के लिए यह खुशी और भी बड़ी थी, क्योंकि इस परिवार ने मुश्किलों के साथ जीना सीखा था। देवेंद्र के पिता बिहार के सिवान में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे और वहीं से उन्होंने 1979 में अपने बेटे का एडमिशन सिवान के मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदिक मेडिसिन ब्रांच में करा दिया। घर में पहली बार कोई डॉक्टर बनने जा रहा था और ये बात इतनी बड़ी थी कि शादी के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई थी। 1982 में देवेंद्र की शादी हो गई और 1984 में वो ग्रेजुएट होकर डॉक्टर बन गए। राजस्थान के बांदीकुई आकर उन्होंने जनता क्लिनिक शुरू की, जिससे धीरे धीरे उनका नाम बनने लगा, पैसे आने लगे और जिंदगी एक सही रास्ते पर चल पड़ी। पत्नी और 2 बेटों से उनका परिवार पूरा हो चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन देवेंद्र के सपने यहीं रुकने वाले नहीं थे। वो अपने परिवार के लिए और बेहतर भविष्य चाहते थे। इसी तलाश में उन्होंने नए बिजनेसेस के ऑप्शन ढूंढने शुरू किए, जिसमें से उनके दोस्तों ने उन्हें गैस डीलरशिप लेने का सुझाव दिया। ये आइडिया उन्हें पसंद आया और वो इसके लिए अलग अलग जगह जाकर लोगों से बात करने लगे। और उसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने उन्हें 11 लाख रुपए में डीलरशिप दिलाने का वादा किया। देवेंद्र ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उस आदमी को दे दी और फिर बस इंतजार करने लगे एक गुड न्यूज का। लेकिन वो गुड न्यूज कभी आई नहीं।
एक दिन, 2 दिन, फिर हफ्ते, और धीरे धीरे सच सामने आया। दरअसल देवेंद्र का सारा पैसा लेकर वो आदमी गायब हो चुका था। 11 लाख रुपए का स्कैम। इतना बड़ा फाइनेंशियल झटका देवेंद्र सह नहीं पाए। लोन चुकाने के लिए उन्हें अपनी सारी चीजें बेचनी पड़ी और मजबूरन बांदी कुई छोड़कर अलीगढ़ वापस लौटना पड़ा। क्लिनिक बंद हो चुकी थी और सेविंग्स खत्म हो गई थी, और देवेंद्र के सामने एक ऐसी जिंदगी खड़ी थी जहां ना पैसा था और ना ही रास्ता। परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था और अंदर ही अंदर वो टूटने लगे थे। इसी बेचैनी के दौर में उनकी मुलाकात गुरुग्राम के डॉक्टर अमित से होती है, जिसने उनकी हालत को देखते हुए उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया जो आसान तो लग रहा था, लेकिन असल में पाप की दुनिया में धकेल रहा था। उसने बताया कि इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांट का मार्केट कितना बड़ा है, क्योंकि इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है और डोनर्स बहुत कम। जहां लोग पैसों के लिए अपनी एक किडनी बेचने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक किडनी के साथ भी जिंदगी चल सकती है। अब देवेंद्र एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्हें पता था कि अगर वो इस रास्ते पर गए तो वापस लौटना मुश्किल होगा। फिर भी मजबूरी और लालच के बीच उन्होंने फैसला लिया और वो इंटरस्टेट किडनी रैकेट का हिस्सा बन गए। फतेह चंद, किशन, उदय और राजू जैसे लोगों के साथ मिलकर देवेंद्र ने जयपुर, बल्लभगढ़, गुरुग्राम और कई शहरों में यह नेटवर्क चलाना शुरू किया। एक किडनी ट्रांसप्लांट से 5 से 7 लाख रुपए तक की कमाई होती, जिसे गैंग और डॉक्टर्स के बीच बांट लिया जाता। शुरू में यह सिर्फ एक रास्ता था जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे यही रास्ता देवेंद्र को एक ऐसे अंधेरे दलदल में ले जाने वाला था जहां से सिर्फ ईमान नहीं बल्कि इंसानियत भी खो जाती है। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने डॉक्टर देवेंद्र को डॉक्टर डेथ बना दिया। 19 जनवरी 2024 जयपुर रेलवे स्टेशन के टैक्सी स्टैंड पर चांद खान अपनी टाटा सूमो लेकर सवारी का इंतजार कर रहा था। दिन ढलते ढलते उसका इंतजार खत्म हुआ जब उसे मुकेश खंडेलवाल नाम का एक पैसेंजर मिला, जिसने सीधा हापुड़ चलने को कहा। उसने बताया कि उसे अपनी बीवी और बच्चों को इलाज के लिए वापस जयपुर लाना है। अब चूंकि 387 किलोमीटर का यह सफर लंबा था, इसलिए चांद खान ने अपने भाई शराफत को भी साथ ले चलने की बात रखी, क्योंकि इतनी दूर अकेले जाना उसे ठीक नहीं लगा। मुकेश को इसमें कोई हर्ज नहीं दिखा, तो उसने भी बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दी। अब एक गाड़ी, 3 लोग, लेकिन एक ऐसा सफर जिसका अंत सबकी सोच से परे होने वाला था। लगभग 173 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो महुआ में रुकते हैं और वहां के एक पीसीओ से दोनों भाई अपने पिता गफ्फार खान को कॉल कर बताते हैं कि वो एक सवारी के साथ हापुड़ जा रहे हैं और उन्हें लौटने में 1 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है। अब गफ्फार को यह जानकर तसल्ली तो हो जाती है, लेकिन 2 दिन बीतने पर भी जब उनके बेटों का कॉल नहीं आया तो उनका इंतजार धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगा। आखिरकार वो जीआरपी पुलिस के पास जाते हैं और अपने दोनों बेटों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और लास्ट कॉल डिटेल्स निकालती है, जो उन्हें सीधा महुआ के उस पीसीओ तक पहुंचाती है। वहां पूछताछ तो होती है, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिलती। तब पुलिस एक और कदम आगे बढ़ाती है और ये पता करने के लिए रिकॉर्ड निकलवाती है कि पीसीओ से अपने पिता गफ्फार से बात करने के बाद क्या उन दोनों ने और किसी से बात की थी, और यहीं से कहानी और उलझने लगती है। रिकॉर्ड से पता चला कि एक कॉल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के कासमपुर गांव में एक चाय बेचने वाली औरत, जिसे वहां सब मोटी आंटी के नाम से जानते हैं, उसे किया गया था। पुलिस तुरंत कासमपुर पहुंच जब मोटी आंटी से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि यह कॉल उदयवीर और राजू राज के लिए आया था। अब पुलिस के सामने 2 नए नाम थे और आगे की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस उदयवीर और राजू की तलाश में जुट जाती है, लेकिन अलीगढ़ तक पहुंची उनकी खोज किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचती। इसी बीच जयपुर से करीब 325 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एटा शहर में पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं, लेकिन कोई आईडी वगैरह न मिलने पर शिनाख्त नहीं हो पाती। इसलिए पुलिस लाश के पास मौजूद सामान अपने पास रख दोनों लाशों का अंतिम संस्कार कर देती है। जब जीआरपी पुलिस को एटा के उन्हीं लावारिस लाशों के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत कांटेक्ट कर यूपी पुलिस से फोटोज और बिलोंगिंग्स मंगवाती हैं और गफ्फार खान को पहचानने के लिए बुलाती है। जैसे ही गफ्फार उन तस्वीरों को देखते हैं तो उनकी दुनिया वहीं उजड़ जाती है, क्योंकि वो दोनों लाशें गफ्फार के बेटे चांद और शराफत की थी। रोते हुए टूट चुके एक बाप के पास सिर्फ एक ही सवाल था कि मेरे बच्चों के साथ आखिर क्या हुआ। अब यहां से यह गुमशुदगी से सीधा मर्डर केस में तब्दील हो जाता है। फिलहाल पुलिस के पास एक ही स्ट्रॉन्ग क्लू था, वो दूसरी कॉल जो उदय और राजू को की गई थी। पुलिस अपने पूरे जोर से सर्च ऑपरेशन को और तेज कर देती है और आखिरकार
उदय और राजू तक पहुंची जाती है। लेकिन पूछताछ में उदय और राजू बताते हैं कि उन्हें कॉल किसी और ने नहीं बल्कि देवेंद्र शर्मा ने की थी। एक नया नाम जो इस कहानी को एक नए मोड़ की ओर ले गया, एक ऐसा मोड़ जहां अंधेरा और भी गहरा था। पुलिस जब अपने रिकॉर्ड्स खंगालती है तो यह नाम उन्हें सीधा उत्तर प्रदेश की जेल तक ले जाता है, जहां देवेंद्र शर्मा पहले से ही सजा काट रहा होता है। अब सवाल यह था कि आखिर जेल के अंदर बैठा शख्स उदय और राजू को एक पीछे से कैसे कॉल कर सकता था। और जब इस बारे में पुलिस ने देवेंद्र शर्मा से पूछना शुरू किया तो उसने बताया कि अलीगढ़ में उसके कुछ रिश्तेदार हैं जिनकी उन दोनों भाइयों यानी चांद और शराफत से पुरानी दुश्मनी थी, और इसी रंजिश में उनके रिलेटिव्स ने इन दोनों का मर्डर करवाया है। अब यह कहानी सुनने में सीधी लगती थी, लेकिन यह सिर्फ एक और झूठ था जो एक बहुत बड़े और बहुत ही डरावने सच को छुपा रहा था, और असलियत पुलिस की सोच से कोसों दूर थी। अलीगढ़ में जिन रिश्तेदारों का नाम देवेंद्र ने लिया था, पुलिस उन्हें उठाकर थाने ले आई और उनसे लगातार इंटरोगेशन शुरू की। डर और घबराहट में वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि वो निर्दोष हैं और उनका चांद और शराफत के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने उनसे सच उगलवाने के लिए हर मुमकिन तरीके अपनाए, लेकिन जब घंटों की पूछताछ के बाद उनकी कहानी नहीं बदली तो इन्वेस्टिगेटर्स को लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मानो देवेंद्र की कहानी में कोई ऐसा हिस्सा था जो वो जानबूझकर छुपा रहा है। सच तक पहुंचने के लिए पुलिस वापस जयपुर रेलवे स्टेशन की उसी टैक्सी स्टैंड पर गई जहां चांद खान ने अपने आखिरी पैसेंजर को बिठाया था। प्रीपेड टैक्सी सर्विस के स्टाफ से पूछताछ की गई और उनकी मदद से उस पैसेंजर का स्केच तैयार करवाया गया। लेकिन जब स्केच बनकर सामने आया तो पुलिस के होश उड़ गए। स्केच में जो चेहरा नजर आ रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि देवेंद्र शर्मा का था। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि देवेंद्र उनसे बहुत कुछ छुपा रहा है। इस झूठ के पीछे छुपे सच तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने एक तरकीब निकाली और जेल में बंद देवेंद्र के साथी कैदी काजी शावेज से उसके बारे में पूछना शुरू किया। और फिर काजी ने जो बताया उसने तो पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। काजी शावेज ने पुलिस को बताया कि देवेंद्र अक्सर उसके सामने बड़े फख्र से बताता था कि कैसे उसने जीआरपी पुलिस को बेवकूफ बना दिया और कैसे उसने अपने किए हुए मर्डर में अपने दो निर्दोष रिलेटिव्स को ही फंसा दिया। एक पल में पुलिस को समझ आ गया था कि देवेंद्र ने किस तरह उन्हें मैनिपुलेट किया था और कैसे उनके ही हाथों एक बड़ी गलती करवा दी थी। बिना देरी किए पुलिस ने देवेंद्र के रिलेटिव्स को रिहा कर दिया और देवेंद्र के झूठ को ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाकर उसे दोबारा सख्त पूछताछ शुरू की। लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के बावजूद ना तो देवेंद्र डरा और ना ही उसने बचने की कोशिश की, बल्कि वो मुस्कुराया और फिर बिल्कुल शांत लहजे में अपने काले और खौफनाक अपराधों की कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनते वक्त पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब तक तो वो एक कातिल को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके सामने बैठा शख्स एक सीरियल किलर निकला। 1995 में इलीगल किडनी रैकेट का हिस्सा बनने के बाद कुछ समय तक देवेंद्र का काम ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो वॉलंटरी डोनर्स की इरेगुलरिटी से परेशान होने लगा। डोनर्स हर वक्त अवेलेबल नहीं होते और जब होते भी थे तो ट्रांसप्लांट से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ बांटना पड़ता था। पैसों की कमी ने देवेंद्र को अपराधी बनाया था, लेकिन पैसों की भूख उसे दरिंदा बनाने वाली थी। उसने फैसला किया कि अगर डोनर ही ना हो तो प्रॉफिट किसी के साथ भी शेयर नहीं करना पड़ेगा, और इसी सोच के साथ उसने एक प्लान बनाया। देवेंद्र ने अलीगढ़ के पुरानी गांव में पहले से एक फेक एजेंसी खोल रखी थी। उसी एजेंसी के नाम पर उसने गैस ट्रक की बुकिंग करवाई। जैसे ट्रक ड्राइवर माल लेकर पहुंचा, गैंग के मेंबर्स ने उसकी हत्या कर दी और देवेंद्र ने उस ट्रक ड्राइवर की किडनी निकाल ली। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी, लाश और ट्रक का क्या किया जाए। बॉडी को जमीन में दफनाना या किसी सुनसान जगह पर फेंक देना उसे सुरक्षित नहीं लग रहा था। देवेंद्र को डर था कि अगर लाश कभी मिल गई तो पुलिस एक ना एक दिन उन तक पहुंच ही जाएगी। कई तरीकों पर सोच विचार करने के बाद उसका दिमाग अलीगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर कासगंज के पास हजारा कैनाल पर गया। हजारा नहर इसलिए क्योंकि उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं, और इसी वजह से देवेंद्र का मानना था कि यह जगह उसके जुर्म के निशान मिटा सकती है। उसे लगा कि पानी, जंगली जीव और वक्त मिलकर ऐसे सबूतों को खत्म कर देंगे जिससे पुलिस तक सच पहुंचना मुश्किल हो जाए। इसी भरोसे पर उसने ड्राइवर की बॉडी कनाल में फिकवा दी और ट्रक को भी ठिकाने लगवा दिया। जब उसे लगने लगा कि यह तरीका काम कर रहा है तो उसका हौसला और बढ़ गया। देवेंद्र अब फतेहचंद, किशन और डॉक्टर अमित के साथ मिलकर एक के बाद एक ट्रक ड्राइवर्स को निशाना बनाने लगे। हत्या के बाद किडनीज निकालकर बेच दी जाती और पैसे आपस में बांट लिए जाते। वहीं लाश को
नहर में फेंक दिया जाता जिसे मगरमच्छ खा जाते। लेकिन कुछ समय बाद एक और दिक्कत सामने आई। ट्रक ड्राइवर्स को मारने के बाद उनके बड़े बड़े ट्रक्स को गायब करना आसान नहीं था। इसलिए देवेंद्र को डर सताने लगा कि कहीं ये व्हीकल्स पुलिस को उस तक ना पहुंचा दे। यही कारण था कि उसने अब ट्रक ड्राइवर्स की जगह टैक्सी ड्राइवर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अलीगढ़ में रहने के बावजूद देवेंद्र अक्सर दिल्ली या गुरुग्राम से टैक्सी बुक करता और टैक्सी में बैठने के बाद किसी न किसी बहाने से ड्राइवर को हजारा नहर के आसपास के इलाके में लेकर आता, जहां पहले से मौजूद उसके गैंग मेंबर्स ड्राइवर की हत्या कर उसकी किडनीज निकाल लेते और लाश को नहर में फेंक दिया जाता। वहीं टैक्सी से सारे सबूत मिटा उसको मेरठ और हापुड़ के ब्लैक मार्केट में बेच देते। सो एक तरफ किडनी रैकेट से कमाई हो रही थी और दूसरी तरफ गाड़ियों की बिक्री से। एक हत्या के बाद दूसरी और फिर तीसरी, और यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। लेकिन साल 2000 में इन हत्याओं का सिलसिला थम गया जब देवेंद्र को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इन मर्डर्स के लिए नहीं, बल्कि फेक गैस एजेंसी चलाने के जुर्म में। उसे इस जुर्म में जेल भेज दिया गया था। लेकिन कानून पर उसका भरोसा देखिए कि थोड़े वक्त तक जेल में रहने के बाद वो साल 2001 में बाहर आया और जेल से बाहर आते ही उसने फिर से अमरोहा में एक फेक गैस एजेंसी खोल ली और वापस से उसी पुराने मॉडस ऑपरेंडी के साथ उसने किडनी रैकेट को दोबारा चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बेफिक्र था कि कानून के हाथ उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। डॉक्टर डेथ की गिरफ्तारी इस कहानी का अंत नहीं थी। असल सवाल तो यह था कि दर्जनों हत्याओं और किडनी रैकेट के आरोपों में गिरफ्तार होने के बाद भी आखिर वो सालों बाद एक मंदिर का महंत कैसे बन गया। इन सवालों के जवाब हमें बाद में मिलेंगे। फिलहाल हम उस वक्त पर लौटते हैं जब पहली बार देवेंद्र शर्मा के जुर्मों से पर्दा उठना शुरू हुआ था। और ये वक्त था साल 2002 से 2004 के बीच का, जब पुलिस के पास कई टैक्सी कंपनीज की कंप्लेंट्स आने लगी थी कि उनके टैक्सी ड्राइवर्स गाड़ियों के साथ काफी वक्त से लापता हैं और कभी वापस नहीं लौटे। उस वक्त तक पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि ये अलग अलग गुमशुदगी के केसेस असल में एक ही शख्स से जुड़ रहे थे। दरअसल साल 2002 में गुरुग्राम के रहने वाले रामनिवास ने अपने भाई टैक्सी ड्राइवर नरेश के अबडक्शन और मर्डर की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। रामनिवास के बेटे संजू ने देवेंद्र को नरेश के साथ देखा था और उसके बताए डिस्क्रिप्शन के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने एक स्केच भी तैयार कर लिया था। लेकिन इतना बड़ा क्लू मिलने के बाद भी पुलिस उस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। उस वक्त तक डॉक्टर डेथ के रूप में देवेंद्र जितने भी कत्ल कर चुका था उन पर किसी का ध्यान नहीं गया था। न किसी विक्टिम की लाश मिल रही थी और न ही ऐसे सबूत जो इन गुमशुदगियों को एक दूसरे से जोड़ पाते। फिर आया साल 2004। हर बार की तरह देवेंद्र ने चांद खान और शराफत खान को भी अपना शिकार बनाया। उत्तर प्रदेश के हाईवे पर उनकी टैक्सी रुकवाई गई और फिर उनके साथ भी वही किया गया जो बाकी टारगेट्स के साथ होता आया था। लेकिन इस बार किस्मत देवेंद्र के साथ नहीं थी। जिस लाश को वो हमेशा की तरह गायब समझ रहा था वो पानी के बहाव के साथ बहते हुए एटा गंगा कैनाल तक पहुंच गई। वही लाश पुलिस के हाथ लग गई और एक छोटी सी गलती ने सालों से छुपे हुए सीरियल किलर तक पुलिस को पहुंचाने का रास्ता खोल दिया, जिसके चलते इसी डबल मर्डर केस में देवेंद्र शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट होने के बाद जब इंट्रोगेशन शुरू हुई तो पुलिस को उम्मीद थी कि सामने बैठा आदमी टूटेगा, घबराएगा या बचने की कोशिश करेगा। लेकिन देवेंद्र बिल्कुल अलग था। वो मुस्कुराते हुए अपनी कहानी सुना रहा था और उसकी कहानी सुनते हुए पुलिस वालों के भी पसीने छूट रहे थे। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके जुर्मों की गिनती शुरू की तो कम से कम 21 विक्टिम्स की मौत कंफर्म हुई। लेकिन देवेंद्र ने बताया कि एक समय के बाद उसने खुद ही अपने शिकारों की गिनती करना छोड़ दिया था। उसने पुलिस से दावा किया कि पिछले 6 सालों में वो कम से कम 100 लोगों को अपना शिकार बना चुका था और लगभग 125 इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांट्स करवा चुका था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अपने काले जुर्मों की कहानी सुनाते वक्त देवेंद्र के चेहरे पर जरा सी भी शर्म या पछतावा नहीं था। उल्टा वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि एक वक्त बाद उसे कत्ल करने में मजा आने लगा था। केस को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने उससे लाशों के बारे में पूछा, इस उम्मीद से कि ताकि उन्हें कुछ फिजिकल एविडेंस मिल जाएंगे। लेकिन देवेंद्र ने पूरे कॉन्फिडेंस से दावा किया कि लाशें आपको कभी नहीं मिलेंगी। पुलिस को सिर्फ 21 विक्टिम्स के नाम और रिकॉर्ड्स ही मिल पाए थे, इसलिए कानूनी तौर पर उसके खिलाफ 21 मर्डर केसेस दर्ज हुए। साथ ही हजारा रिवर में सबूतों और लाशों की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन आज तक वहां से एक भी लाश बरामद नहीं हो सकी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को गुरुग्राम से गायब हुई एक टैक्सी भी मिल गई, जिसके सेलर तक पहुंचते पहुंचते पुलिस ने गिरीश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जो इन चोरी की गाड़ियों को खरीदने और आगे बेचने का काम करता था। जैसे ही देवेंद्र की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, डॉक्टर डेथ के किस्से देश के हर कोने में फैल गए।
लोग हैरान थे कि एक डॉक्टर जो कभी लोगों का इलाज करता था, वो इतने खौफनाक जुर्म को कैसे अंजाम दे सकता था। उसकी फैमिली के लिए भी ये सच किसी सदमे से कम नहीं था। जब उन्हें देवेंद्र के असली चेहरे के बारे में पता चला तो उन्होंने धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। आखिरकार कानून ने भी अपना फैसला सुना दिया और देवेंद्र को 21 अलग अलग केसेस में 7 बार आजीवन कारावास और एक केस में डेथ सेंटेंस सुनाया गया। वहीं उसके फरार साथियों के खिलाफ मर्डर, किडनैपिंग और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के आरोपों में अलग अलग केसेस दर्ज किए गए। लेकिन इतनी सजाएं सुनने के बाद भी देवेंद्र के चेहरे पर न डर था न अफसोस। कोर्ट रूम से बाहर निकलते वक्त वो मुस्कुराया और बोला कि मेरे खिलाफ ताकतें काम कर रही हैं। ये सब साजिश है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया, फिक्र मत करो, मैं अपना मुंह सिर्फ फांसी के तख्ते पर ही खोलूंगा। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर डेथ की कहानी यहीं खत्म हो गई है। लोगों को सुकून था कि इतने भयानक अपराध करने वाला आदमी अब जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन वो सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था, क्योंकि देवेंद्र शर्मा उन लोगों में से नहीं था जो जेल जाकर बदल जाते हैं। वो फिर से लौटने वाला था एक नए नाम के साथ, एक नए चेहरे के साथ, और इस बार लोग उसे सीरियल किलर नहीं बल्कि संत दयादास कहकर पुकारने वाले थे। साल 2004 में गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र शर्मा ने लगभग 16 साल जयपुर जेल और 3 साल तिहाड़ जेल में बिताए और इस दौरान उसका व्यवहार जेल रिकॉर्ड्स में अच्छा दर्ज किया गया। इसी आधार पर 28 जनवरी 2020 को देवेंद्र शर्मा ने पैरोल के लिए एप्लीकेशन दाखिल की और कोर्ट ने उसे 15 दिन की पैरोल भी दे दी। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही देवेंद्र फरार हो गया। पुलिस ने राजस्थान, दिल्ली, अलीगढ़ और कई दूसरी जगहों पर उसकी तलाश शुरू की। नेटवर्क्स एक्टिव कर दिए गए, लेकिन देवेंद्र जैसे हवा में गायब हो चुका था। दरअसल फरार होने के बाद उसने अपनी पहचान बदल ली थी। अपनी एक दूर की रिश्तेदार जो विडो थी और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री से वाकिफ थी, उससे शादी करके वो दिल्ली के बपरोला इलाके में रहने लगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हुए वो कनॉट प्लेस की विवादित मार्शल हाउस बिल्डिंग की सेल में भी जुड़ गया। इसी दौरान किसी इन्फॉर्मर ने दिल्ली पुलिस को उसके बारे में सूचना दे दी, जिसके बाद जुलाई 2020 को देवेंद्र दोबारा गिरफ्तार कर सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया गया। यहां तक देखकर लगता था कि सिस्टम ने अपनी गलती सुधार ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि इतना होने के बावजूद 3 साल बाद यानी 3 जून 2023 को कोर्ट ने देवेंद्र की रिक्वेस्ट पर उसे दोबारा 2 महीने की पैरोल दे दी। अब ऑर्डर के मुताबिक उसे 2 अगस्त 2023 तक जेल लौटना था। लेकिन ऐसा आदमी अपनी फितरत से कैसे बाज आता, और वो दोबारा भाग निकला। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी इस बात से हैरान थी कि जो आदमी पहले भी पैरोल का फायदा उठाकर फरार हो चुका था, उसे दोबारा ये कैसे दे दी गई। इस बार देवेंद्र ने पहले से भी ज्यादा सोच समझकर अपनी चाल चली थी। वो अंडरग्राउंड होकर अपना हुलिया बदल चुका था और अपने गुर्गों की मदद से वो एक नई पहचान की तलाश में था। इसी दौरान उसे पता चला कि राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के गुरहा कतला गांव में स्थित रामेश्वर धाम में काफी समय से कोई स्थायी पुजारी नहीं था और गांव वाले एक पुजारी की तलाश में थे। देवेंद्र तुरंत दौसा पहुंच गया। उसने आश्रम की रेकी की, माहौल को समझा और लोगों को देखा। फिर फैसला किया कि अब वो संत के भेष में रहेगा। इस फैसले के बाद वो कुछ महीनों के लिए वृंदावन गया। वहां संतों के बीच रहा, उनकी वेशभूषा अपनाई, दाढ़ी बढ़ाई, उनकी चाल ढाल, बोलने का तरीका और मंत्र सीखे। धीरे धीरे एक नया रूप अख्तियार कर जब वो दौसा लौटा तो दुनिया की नजरों में अब वो देवेंद्र शर्मा नहीं बल्कि संत दयादास था। आस्था और विश्वास का फायदा उठाते हुए उसने ऐसा रूप धारण किया कि किसी को उस पर शक ही नहीं हुआ। मंदिर का मुख्य पुजारी बनकर वो दिन में 2 बार प्रवचन देने लगा और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतने लगा। उसे सुनने के लिए आसपास के गांव से भीड़ आने लगी और इसी विश्वास का फायदा उठाकर उसने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। जहां इलाज के नाम पर वो 1000 रुपए तक लेने लगा। फर्जी इलाज और झूठे वादों के जरिए वो लोगों को ठगने लगा। यहाँ तक एक गांव वाले से तो उसने उसके बेटे के इलाज के नाम पर लगभग 1 लाख रुपए तक ले लिए। अपनी काली कमाई को और बढ़ाने के लिए दयादास मंदिर के पास ही एक वृद्धा आश्रम बनवाने लगा। लोगों के सामने वो संत था, लेकिन पर्दे के पीछे उसका व्यवहार कुछ और ही था। जिस जगह पर वृद्धाश्रम बनाया जा रहा था उसके मालिक को वो किराया तक नहीं देता था और जब ओनर पैसे मांगता तो उसे वो अपने गुर्गों के जरिए धमका देता। एक ढोंगी पुजारी और एक झूठे चिकित्सक के रूप में देवेंद्र लोगों के बीच ही छुपा हुआ था। इधर 2 साल से ज्यादा बीत चुके थे
और पुलिस के पास देवेंद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए पुलिस लगातार अपने नेटवर्क को एक्टिव रखे हुए थी और देवेंद्र से जुड़े हर पॉसिबल लिंक पर नजर गड़ाए बैठी थी। फिर दिसंबर 2024 में पुलिस को एक इनपुट मिला कि देवेंद्र राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में किसी आश्रम में छुपा हुआ है। टीम को ब्रीफ किया गया और पुलिस तुरंत दौसा के लिए रवाना हो गई। भक्त बनकर ऑफिसर्स अलग अलग आश्रमों में गए, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। फिर तलाश करते वक्त वो गुरहा कतला के रामेश्वर धाम पहुंच गए। यही पुलिस की नजर संत दयादास पर पड़ी, जिसका चेहरा और उम्र दोनों ही देवेंद्र की प्रोफाइल से काफी मिलते जुलते थे। इसलिए दयादास की तस्वीर फॉरेंसिक टीम को भेजी गई। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए उसके चेहरे को देवेंद्र की पुरानी तस्वीरों से मैच किया गया। उम्र, दाढ़ी और बदले हुए चेहरे के बावजूद आंखों के आसपास के स्ट्रक्चर, आई सॉकेट्स और नेसल ब्रिज जैसे स्टेबल फेशियल पॉइंट्स मैच हो गए। और फिर वो कंफर्मेशन भी आ गई, जिसका पुलिस 2 साल से इंतजार कर रही थी, कि संत दयादास और देवेंद्र शर्मा एक ही आदमी थे। ये जानकारी मिलते ही 19 मई 2025 को पुलिस ने संत दयादास को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक ब्लू डायरी भी बरामद हुई, जिसके बारे में कहा गया कि उसमें उसके कई राज दर्ज थे। लोकल लोगों का आरोप था कि मंदिर कमेटी के कुछ लोग और कुछ समर्थक भी उसकी मदद कर रहे थे, जो लोगों को धमकाते थे और सीसीटीवी डीवीआर तक गायब करवा चुके थे। आरोप ये भी लगे थे कि देवेंद्र ने कुछ गांव वालों में पैसे बांटे थे ताकि कोई उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। संत दयादास की गिरफ्तारी से पूरा इलाका शॉक्ड रह गया था। जिस आदमी को लोग संत समझकर प्रवचन सुनने आते थे, जिसके पैर छूकर वो आशीर्वाद लेते थे, वो असल में डॉक्टर डेथ निकला। एक ऐसा सीरियल किलर जो सालों तक उनके बीच रहकर उनका विश्वास जीतता रहा और उनकी जिंदगियों से खेलता रहा। फिलहाल वो इस समय जेल में है और उसे फांसी मिलेगी या फिर से पैरोल देकर भागने का मौका दे दिया जाएगा, ये तो वक्त और हमारे देश की महान कानून व्यवस्था ही बताएगी। अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान सोशियोलॉजी पढ़ते वक्त मैं रॉबर्ट मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी से रूबरू हुआ था। यह थ्योरी कहती है कि समाज हर व्यक्ति के सामने कुछ गोल्स रखता है, जैसे पैसे कमाना, सम्मान पाना, परिवार को अच्छी जिंदगी देना, लेकिन हर इंसान को इन गोल्स तक पहुंचने के लिए बराबर मौके नहीं मिलते। और जब किसी व्यक्ति के लिए सही रास्ते बंद होने लगते हैं तो कुछ लोग नए रास्ते ढूंढते हैं, कुछ लोग मेहनत जारी रखते हैं, जबकि कुछ लोग कानून और नैतिकता की सीमाओं को तोड़ देते हैं। कई मायनों में देवेंद्र शर्मा इस थ्योरी के इनोवेटर आर्केटाइप में फिट बैठता है। एक वक्त था जब वो एक सम्मानित डॉक्टर था, फिर 11 लाख रुपए के स्कैम ने उसकी क्लिनिक, उसकी सेविंग्स और उसके सालों की मेहनत को एक झटके में हिलाकर रख दिया। अपनी पहचान, अपना स्टेटस और अपनी आर्थिक स्थिति वापस पाने की चाहत में उसने लीगल और ईमानदारी का रास्ता छोड़ अवैध किडनी रैकेट की दुनिया में कदम रख दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि स्ट्रेन थ्योरी किसी अपराध को जस्टिफाई नहीं करती, सिर्फ उसके पीछे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव को समझने की कोशिश करती है। क्योंकि हजारों लोग जिंदगी में बर्बादी और नुकसान देखते हैं, लेकिन सब सीरियल किलर नहीं बन जाते। सीरियल किलर्स सिर्फ अपने जुर्मों की वजह से खतरनाक नहीं बनते, वो इसलिए भी खतरनाक होते हैं क्योंकि वो समाज की उन कमजोरियों का फायदा उठाना जानते हैं जिन्हें हम आमतौर पर देख ही नहीं पाते। हमारे समाज में 2 तरह के लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, डॉक्टर और धर्मगुरु। एक को हम अपनी जान सौंप देते हैं और दूसरे को अपना विश्वास। हैरानी की बात यह है कि देवेंद्र ने अपनी जिंदगी में दोनों चेहरे पहने। इस कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही कड़वा है। इलीगल किडनी रैकेट सिर्फ एक क्रिमिनल नेटवर्क की कहानी नहीं है, यह उस सामाजिक असमानता की कहानी भी है जहां एक तरफ कुछ लोग ट्रांसप्लांट के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार होते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग मजबूरी में अपने शरीर का हिस्सा बेचने पर उतर आते हैं। इस तरह दयादास का एक चमत्कारी वैद्य बन जाना भी हमें एक और सच दिखाता है। जब क्वालिटी हेल्थ केयर आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाती है, तब लोग इलाज से ज्यादा उम्मीद खरीदने लगते हैं और इसी उम्मीद का फायदा उठाकर ढोंगी लोग अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। शायद इसीलिए इस केस से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि अंधा विश्वास कभी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं होता। हर पढ़ा लिखा आदमी ईमानदार नहीं होता और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा नेक नियत नहीं रखता। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।